मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग ग्लोरियस रेवोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश हिस्ट्री में ग्लोरियस रेवोल्यूशन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे गौरवपूर्ण राज्य क्रांति की संज्ञा दी गई है, परंतु इस क्रांति का गौरव न तो उसकी घटनाओं में है, न उसके दृश्य की नाटकीयता में, और न ही अभिनेताओं की बहादुरी में। 7 पादरियों का मुकदमा, विलियम III का आगमन, जेम्स II का पलायन आदि घटनाएं हमारी कल्पना शक्ति को उद्वेलित करती हैं, परंतु इसका वास्तविक गौरव कहीं और है, किसी और बातों में निहित है। क्रांति का इम्पोर्टेंस इस बात में है कि इसमें खून का एक कतरा नहीं बहा और मानव इतिहास की प्रगति एक विशिष्ट दिशा की ओर अग्रसर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन हो गया, और इस शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता के परिवर्तन में ही इस क्रांति की ग्लोरी है। इसलिए ही इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि बिना खून खराबी के अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से इतिहास की जो धारा है वो बदल गई। इस क्रांति के लिए इंग्लैंड में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। जेम्स II ने स्वयं अपने हाथों से अनुकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल बना दिया, इसलिए यह क्रांति हुई। जैसे मध्य युग में राजा प्रशासन के काम में सामंतों की सहायता लेते थे, परंतु किसान विद्रोह, ब्लैक डेथ, 100 वर्षीय लड़ाई, गुलाबों की लड़ाई आदि के फलस्वरूप सामंतों की शक्ति जो थी वो क्षीण हो चुकी थी। ट्यूडर काल से ही सामंतों की रही सही शक्ति भी खत्म हो गई थी। सामंतों के स्थान पर अब राजा पार्लियामेंट के सदस्यों की सहायता से शासन काम चलाते थे। राजा और पार्लियामेंट के बीच स्टुअर्ट काल में ही संप्रभुता का प्रश्न उपस्थित हो गया था, और इस प्रश्न पर दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे राजा और पार्लियामेंट का संबंध कटुतर होता गया, और कटुता का वातावरण कभी उग्र रूप धारण कर लेता था और कभी उसकी गति मंद पड़ जाती थी। इसी सिचुएशन में जेम्स II का राज्यारोहण हुआ, और उसने राज्यारोहण के बाद ऐसे काम किए जिससे सभी दल के लोग असंतुष्ट हो गए और सोचने लगे कि राजा स्वेच्छाचारी शासन की पुनरावृत्ति करना चाहता है। और इस सिचुएशन में जो है गौरवपूर्ण क्रांति का बैकग्राउंड बना और गौरवपूर्ण क्रांति हुई। जैसे जेम्स II कैथोलिक धर्मावलंबी था। वो कैथोलिक धर्म की प्रधानता इंग्लैंड में कायम करना चाहता था। उसने टेस्ट एक्ट रद्द कर कैथोलिकों को राज्य के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त कर दिया। धार्मिक वातावरण कैथोलिक धर्म की प्रगति के अनुकूल नहीं था। कैथोलिकों के प्रति राजा की विशेष सहानुभूति देखकर जनसाधारण असंतुष्ट हो गया था। टेस्ट एक्ट रद्द कराने के उद्देश्य से जेम्स II ने न्यायालयों से स्वतंत्र विचार के सभी न्यायाधीशों को हटा दिया और केवल राजा का समर्थन करने वाले न्यायाधीशों को ही रहने दिया। न्यायिक दृष्टिकोण से राजा का यह काम न्यायोचित और वैधानिक नहीं था। असाधारण न्यायालयों को लॉन्ग पार्लियामेंट के द्वारा नष्ट किया जा चुका था, और भविष्य में ऐसे न्यायालयों के निर्माण पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। परंतु जेम्स II ने लॉन्ग पार्लियामेंट के विधान की अवहेलना कर एक विशेष प्रकार के धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। इस प्रकार के धार्मिक न्यायालय की स्थापना कर जेम्स II विरोधियों को दबाकर कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहता था। जेम्स II ने यूनिवर्सिटीज के कार्यों में भी हस्तक्षेप किया। उसने ऑक्सफोर्ड के मैगडेलन कॉलेज के अध्यक्ष पद पर एक रोमन कैथोलिक को बलपूर्वक नियुक्त करने की चेष्टा की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सदस्य बिशप पार्कर को अध्यक्ष निर्वाचित नहीं करना चाहते थे, अतः विरोधी सदस्यों को धार्मिक न्यायालय के आज्ञानुसार निकाल दिया गया। इससे जनता में क्षोभ उत्पन्न हो गया। 1688 में उसने पुनः धार्मिक अनुग्रह की घोषणा की। इस बार सभी पादरियों को आदेश दिया गया कि वे घोषणा के अनुसार पूजा पाठ करें। विरोध करने वाले पादरियों को विशेष धार्मिक न्यायालय में दंड देने लगा। राजा की घोषणा का विरोध कैंटरबरी के आर्क बिशप और 6 और पादरियों ने भी किया। उन पर अभियोग लगाया गया, परंतु न्यायाधीशों ने पादरियों को निर्दोष घोषित कर दिया। इस घटना से जेम्स II के प्रति जनसाधारण का जो आक्रोश था और बढ़ गया, और उसकी लोकप्रियता जो थी वो घट गई। जेम्स II पार्लियामेंट के सदस्यों को भी नामजद करने लगा। वह अपने समर्थकों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ाना चाहता था। राजा के प्रयत्न से पार्लियामेंट के सदस्य आतंकित हो गए। इसके अतिरिक्त जेम्स II का कोई पुत्र नहीं था, और लोगों को यह विश्वास था कि जेम्स II की मृत्यु के बाद इंग्लैंड की गद्दी का निकटतम उत्तराधिकारी विलियम ऑफ ऑरेंज होगा, जो प्रोटेस्टेंट था।
परंतु जेम्स की सेकंड वाइफ को जब पुत्र उत्पन्न हुआ तब लोगों की आशा पर पानी फिर गया और लोग ये समझने लगे कि कैथोलिक राजा का पुत्र भी कैथोलिक होगा और पिता के पद चिन्हों पर ही चलेगा। इस बात की आशंका से लोगों का रहा सहा धैर्य भी टूट गया और अब वे क्रांति के द्वारा ही कैथोलिक शासकों के नियंत्रण से अपने को मुक्त कर सकते थे। जेम्स सेकंड ने टेस्ट एक्ट को रद्द कर दिया और उसके साथ ही उसने यह घोषणा की कि वह किसी भी कानून को रद्द कर सकता था और कोई भी नया कानून लागू कर सकता था। इसका अर्थ यह हुआ कि विधि निर्माण के मामले में राजा ही सर्वोपरि है, परंतु पार्लियामेंट इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जेम्स सेकंड ने इंग्लैंड के अतिरिक्त आयरलैंड और स्कॉटलैंड के कैथोलिकों के प्रति भी विशेष सहानुभूति दिखाई। जेम्स सेकंड की पक्षतापूर्ण नीति के फलस्वरूप कैथोलिकों का हौसला बढ़ा और अन्य स्थानों से कैथोलिक आकर इंग्लैंड में बसने लगे। ऐसा दिखाई पड़ने लगा इंग्लैंड अब कैथोलिकों का अड्डा बन जाएगा। अपने विरोधियों को दबाने के लिए जेम्स सेकंड ने एक बहुत बड़ी सेना संगठित कर ली थी और सैनिकों में अधिकांश कैथोलिक लोग ही थे। अस्थायी सेना रखने की परंपरा इंग्लैंड में उस समय तक विकसित नहीं हो पाई थी। खतरा इस बात से था कि जेम्स सेकंड ने सेना का संचालन कैथोलिकों के हाथ में सौंप दिया था। राजा के व्यवहार से जनसाधारण में असंतोष का भाव और जागृत हो गया। अपने विरोधियों के साथ जेम्स सेकंड क्रूरता से पेश आता था। 1685 में मनमथ के विद्रोह को निर्दयता पूर्वक दबाया गया। उस विद्रोह में लगभग 300 व्यक्तियों को प्राणदंड मिला और 800 व्यक्ति निर्वासित हुए। राजा की क्रूरता से सभी आतंकित हो गए और वे सोचने लगे कि जेम्स सेकंड अपने पूर्वजों की तरह ही निरंकुश शासक बनना चाहता है। अतः सभी दलों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम को इंग्लैंड में पोप मत को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया। अंग्रेजों को अंग्रेजी चर्च और प्रोटेस्टेंट मत अधिक प्यारा था। वे निरंकुश शासन के चंगुल से इंग्लैंड को मुक्त करना चाहते थे। इस प्रकार इंग्लैंड के लोगों का निमंत्रण पाकर विलियम लंदन आया और जेम्स सेकंड फ्रांस भाग गया। राजा के भाग जाने से गद्दी खाली हो गई। कन्वेंशन पार्लियामेंट की बैठक में विलियम और मेरी को इंग्लैंड का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। भविष्य में इंग्लैंड की सरकार की रूपरेखा निर्धारित करने के अधिकार संबंधी कई विधेयक भी स्वीकृत हुए। उन विधेयकों की कार्यवाही देखकर ही 1688 की घटना को गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हो गया। इस क्रांति की ग्लोरी इसी में है, इसीलिए इसे इंग्लैंड की हिस्ट्री में ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार हम लोग ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों हुआ इसके कारण को देखें। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसके इफेक्ट को देखेंगे, इसके नेचर को देखेंगे और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।